का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड पूरे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा कि जो आए हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थे उनको शॉर्ट तरीके से लगाया है, जो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। और यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर एक बार वीडियो को देखिएगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को नोट करिएगा। आप आने वाले जो एग्ज़ाम देंगे यदि उसमें रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं नंबर सिस्टम का ही पार्ट तीसरा ले रहा हूँ। नंबर सिस्टम का ही पार्ट मैं तीसरा ले रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने आपको दो पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। एक डिविजिबिलिटी रूल जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैथ की स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स के यदि आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो हम आगे आने वाले जो टाइप वो हैं आपके टॉपिक हैं उस पर आपको वो काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक जो लिया था वो रिमाइंडर थ्योरम था, जो कि वो भी बेहद इम्पोर्टेंट था। इससे भी ये भी जो आपका आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ गुणनखंड, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि इससे भी एक या दो क्वेश्चंस आपके एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा तो बात इसी से बनेगी। आइए अब हम गुणनखंड के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड है क्या, किसे कहते हैं गुणनखंड। आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप बताता हूं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैंने दोस्तों कहा कि संख्या मैंने 8 ले ली और 8 से कहा गया 8 के बताइए गुणनखंड क्या है। 8 के दोस्तों क्या कहा गया, बताइए गुणनखंड क्या है। तो आप यही कहेंगे कि 8 का गुणनखंड 1 होता है, 8 का गुणनखंड दोस्तों 2 होता है, 8 का गुणनखंड दोस्तों 4 होता है और 8 का गुणनखंड दोस्तों 8 होता है। यही कहेंगे कि ये गुणनखंड क्या कहलाते हैं, जो संख्या 8 को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही उस संख्या के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम इसको यदि डेफिनेशंस के रूप में कहें तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या जो दी गई संख्या को, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, गुणनखंड क्या कहलाता है, वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये दी गई संख्या है और वह संख्या है जो दी गई संख्या का ये गुणनखंड, ये संख्या इसका क्या है, दी गई संख्या से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या, वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि दो संख्या दी गई है और इससे ये संख्या विभाजित हो जाती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 8 का जो गुणनखंड है वो 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। क्लियर हो दोस्तों, तो ये आपका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब दोस्तों गुणनखंड, इसी में हम पढ़ेंगे गुणज, जो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है गुणनखंड और गुणज में, आइए उसको हम देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझिए, गुणनखंड क्या होता है ये तो आपको पता ही चल गया, और दोस्तों गुणज क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों गुणनखंड वो कहलाता है कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाता है दोस्तों, गुणनखंड कहलाता है। और दोस्तों गुणज क्या कहलाता है, गुणज वह कहलाता है कि जो दी गई संख्या है उससे आने वाली संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो गुणज कहलाता है। 8 का गुणज क्या होगा, 16 होगा, अगला क्या होगा, 32 होगा, 8 24 होगा, फिर क्या होगा, 32 होगा, इसी प्रकार से अनंत होंगे। आपसे क्वेश्चन दोस्तों कहा जाए कि बताइए 8 के कितने गुणज हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 8 के अनंत गुणज हो सकते हैं, क्योंकि 8 से ऐसी बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं जो 8 से डिविजिबल होंगी। तो जो संख्या से आने वाली संख्याएं विभाजित हो जाती हैं वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या वो गुणज कहलाती है। और गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड होता है कि वह संख्या जिस संख्या से वह विभाजित हो जाती है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है।
उम्मीद है दोनों में आपको फर्क समझ में आया होगा कि गुणज क्या है, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड दोस्तों एक लिमिट में रहता है कि आपसे दे दिया 20 के गुणनखंड बताइए तो हम एग्जैक्ट डाटा बता सकते हैं कि इसका इतना ही गुणनखंड हो सकता है, इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम दोस्तों ये नहीं बता सकते हैं कि बताइए 8 का गुणज क्या है, कितने गुणज होंगे, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव अनंत तक होंगे उसके गुणज, क्योंकि 8 से ऐसे एक नंबर नहीं है, बहुत सारे ऐसे नंबर आ सकते हैं जो 8 के क्या होंगे, गुणज होंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 8 की यदि पूछा जाए कितने गुणज होंगे तो आप कह सकते हैं अनंत गुणज होंगे, क्योंकि वो फिक्स नहीं है कितने हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं आ सकती हैं। लेकिन ये हम जरूर बता सकते हैं कि 10 के गुणनखंड कितने होंगे, तो गुणनखंड उसके वही होंगे जो संख्या इस संख्या को क्या करे, विभाजित करे, और इस संख्या को विभाजित 1 करता है, 5 2 करता है, 5 करता है, 10 और कोई नंबर इसको विभाजित नहीं करता है। तो फिक्स है दोस्तों कि 10 के कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। लेकिन गुणज यदि पूछा जाए 10 के बताइए कितने होंगे, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि 10 से ऐसे आने वाले बहुत सारे नंबर्स होंगे जो विभाजित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है। अब दोस्तों गुणज से क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं, इसलिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर, वो क्वेश्चंस बनाता है कहाँ से, गुणनखंड से। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस पर विस्तार से बारी बारी चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम गुणनखंड के बारे में। दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने कह दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि बताइए 20 के गुणनखंड क्या है, 20 के गुणनखंड बताना है आपको, तो दोस्तों आप कह सकते हैं, देखिए एक क्या, एक सम में क्यों आता है, आपको पता है कि हर संख्या का एक जो होता है गुणनखंड होता है, एक सभी में विद्यमान होता है। तो यहाँ पर एक तो सभी संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 1 हो गया, और 2 से डिवाइड होता है, और किससे होता है दोस्तों, 4 से होता है, 5 से होता है, 10 से होता है, और 20 से होता है। तो ये आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। यदि आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे पास ये तरीका भी है दोस्तों, इस तरीके से भी 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा, 2 का फिर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब दोस्तों ये 10 किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि 20 है, अब 20 को यदि हम इसके फैक्टर करें तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हुआ, 4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 5, और 1 तो दोस्तों रहता ही है। अब यहाँ पर हम दोस्तों इसको 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 दूनी 4 भी ले सकते हैं, और दोस्तों 5 ले सकते हैं, और 5 दूनी 10 भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को बना सकते हैं। तो हम इसको, ये थोड़ा सा आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि किसी भी संख्या के यदि हमें बताना है गुणनखंड, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि वो संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है। आप ऐसा नहीं बता पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो उससे आप निश्चिंत रहें, बस वीडियो को आप देखते जरूर रहें, पूरा वीडियो देखें, आपको कहीं ना कहीं इसका फुल बेनिफिट मिलेगा। आप यदि एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ तो आपको इससे रिलेटेड कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड, अब गुणज आपको बता ही दिया है। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा प्रत्येक संख्या के, ये थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए कि प्रत्येक संख्या के अनंत क्या होते हैं दोस्तों, गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं, यही मैंने आपसे कहा। जैसे 2 का आपको गुणज बताना है तो 2 का गुणज 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के गुणज कितने हैं, तो अनंत गुणज होते हैं, मतलब नहीं बता सकते हैं कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए ये आप याद रखिएगा, यदि 2 का गुणज पूछा जाता है तो 2 का गुणज क्या होता है, अनंत गुणज होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। प्रत्येक संख्या, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या जो होती है दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, क्योंकि वो संख्या से वो संख्या विभाजित हो जाती है। तो प्रत्येक संख्या जो स्वयं का गुणनखंड, जैसे मैंने कहा 20, और 20 का गुणनखंड बताइए तो 20 का गुणनखंड 20 भी होगा, 1 और ये तो अलग होंगे ही।
ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई भी संख्या एक को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, हमेशा प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे। जैसे इस बात को भी समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे? जैसे मैंने दोस्तों कहा 3 लिया और आपसे पूछा गया बताइए 3 के गुणनखंड क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको 2 पॉइंट बताया कि जो संख्या का गुणनखंड होता है वो खुद होती है, तो मतलब 3 तो हो ही जाएगी। फिर मैंने आपको एक बात और बताई कि 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है, मतलब 1 हो गया। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 को छोड़कर जिसके गुणनखंड 2 ना हो। 2 मिनिमम 2 तो गुणनखंड होंगे ही, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर 5 लिया तो 5 में 1 हो गया, 5 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं 1 को छोड़कर। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइप पे देखते हैं कि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस टाइप से बनाए जा सकते हैं और एग्जाम में आते कैसे हैं क्वेश्चंस। दोस्तों हम यहाँ पर जैसे हमने कहा कि n एक संख्या है, क्या कहा दोस्तों? मैंने कहा n एक संख्या है और यहाँ पर ABC, और इससे मैंने कह दिया कि जो ABC हैं इसके अभाज्य गुणनखंड है। समझिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि n कोई एक संख्या है और जिसके ABC क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, ऐसा कोई नंबर संख्या नहीं है कि जिसके आप गुणनखंड करें वो गुणनखंड अभाज्य संख्या में ना टूटे। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड यदि हम तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या निकल कर आएगी। कैसे? जैसे मैंने दोस्तों आपसे कहा कि 10 है, 10 के गुणनखंड बताइए, तो 10 का गुणनखंड दोस्तों 2 गुणे 5 होगा, और आपको पता है कि 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये निकल कर आया कि किसी भी संख्या के हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसका जो नंबर निकल कर फैक्टर बनता है वो किस में टूटता है? अभाज्य संख्या में बनता है। जैसे मैंने दोस्तों 20 कहा, तो 20 पता है इसका 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है दोस्तों? 10 होता है, और क्या होता है दोस्तों? 20 होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अब 10 छोटा से छोटा फैक्टर करना है दोस्तों। 10 के आप फैक्टर फिर करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 होगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका छोटा से छोटा फैक्टर यदि कर दिया जाएगा तो वो आपका जो फैक्टर टूटेगा वो अभाज्य संख्या में ही टूटेगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा कोई नंबर 4 है तो यहाँ पर 2 गुणे 2, उस नंबर को यदि हम तोड़ते हैं तो वो संख्या किस पर टूटती है? अभाज्य संख्या में ही टूटती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कहा गया कि ABC अभाज्य गुणनखंड है। कोई भी संख्या होगी हमें उसके गुणनखंड जो करने होंगे वो अभाज्य संख्या में करने होंगे, और अभाज्य गुणनखंड यदि बनता है, जैसे मान लीजिए 10 आ जाएगा तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा 2 गुणे 5 में, तो अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ता है किसी भी संख्या का। ठीक है दोस्तों, वो बनती ही यदि छोटा से छोटा गुणनखंड कर देंगे उसका। तो ABC यदि अभाज्य गुणनखंड है, तथा यदि मैंने कह दिया कि PQR जो है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की घात है। ये क्या है? अभाज्य जो गुणनखंड है उसकी घातें हैं, और हमें गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं A की घाते P और B की घाते Q और R की घाते। दोस्तों ये क्या बनेगा? इस फॉर्मेट में यदि बन जाता है तो ये बन जाता है हमारा P+1 इंटू Q+1 इंटू ये क्या है दोस्तों? P, Q और R। ये घाते हैं ABC यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर P+1 Q+1 और यहाँ पर होता है दोस्तों R+1। इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को बनाया जाता है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेंगे। क्वेश्चंस में आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये चीज़ें आपको नहीं भी याद आ रही हैं, आप क्वेश्चंस को देखेंगे तुरंत दिमाग क्लिक करेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो हमें यदि गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है और इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनता है, क्योंकि ABC हमारे क्या है? अभाज्य गुणनखंड है।
हैं और ये पी क्यू आर क्या है दोस्तों, उनके ऊपर घात है। और इससे रिलेटेड यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इस तरीके के फॉर्मेट को क्या करते हैं, जो घात होती है उसमें प्लस एक एक करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, इससे हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना बन जाएगा। आइए हम एक दो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे मैंने दोस्तों आपसे कहा कि 240 क्वेश्चंस लिया मैंने, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं, ये क्वेश्चन है। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने दोस्तों कहा कि 8 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं यदि छोटा नंबर है कि 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 4 ही नंबर होंगे 8 के गुणनखंड, ये हम बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें चेक करने में बड़ी समस्या होती है कि 1 से 2 से 3 से, और ऐसा हो सकता है कि बीच में हम कोई नंबर्स मिस कर दें और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें तरीका दूसरा यूज करना पड़ेगा जो कि शॉर्ट तरीका होगा, लेकिन यदि छोटा आ जाता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी को यदि हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करें तो क्या है, मैंने दोस्तों कहा कि आपको गुणनखंड निकालना है। 8 का यदि गुणनखंड करेंगे मतलब 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, या फिर दोस्तों मैं इसको कह दूं 2 की घाते 4 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये फॉर्मेट यदि इस फॉर्मेट में बनता है a की घाते p, b की घाते q और c के घाते r, मात्र एक ही यहाँ पर ऐसा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोस्तों क्या बताया था आपसे, मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दोस्तों, या 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा था कि यहाँ पर p की यदि इस फॉर्मेट में है तो उसका मान p + 1 होता है। तो यहाँ पर 3 है + 1 हो जाएगा तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि 8 के गुणनखंड कितने होंगे, हमारे शॉर्ट तरीके से 4 होंगे, जो कि यहाँ पर भी दोस्तों कितने निकल कर आ रहे हैं, 4 निकल कर आ रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए तो अब हम इस क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं और चीज़ों को समझने का आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जैसे दोस्तों मैंने कहा 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा आपको फैक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए नंबर्स का नॉलेज भी होना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। अब थोड़ा सा मैं चीज़ों को बारी बारी से छोटी छोटी चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ, चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे दोस्तों मैंने 240 लिखा, अब 240 के आप तो एक तरीका तो ये है कि इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटा हमने तो 120 आया, पुनः 2 से काटा हमने तो 60 आया, फिर पुनः 2 से काटा तो हमारा 30 आया, पुनः 2 से काटा तो 15 आया, फिर 3 से काटा तो 5 आया और फिर 5 से काटा दोस्तों तो ये इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। गुणनखंड हमने किए 240 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गए। अब यहाँ पर इससे कई सारे नंबर्स बन सकते हैं, 2 दूनी 4 भी बन सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी बन सकता है। तो हमें सबसे पहले उसके गुणनखंड एलसीएम ले लेना है। तो 240 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आया है और 3 गुणे 5, ये दोस्तों लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की घाते 4। 3 कितनी बार है दोस्तों, 1 ही बार है तो 3 की घाते 1। 5 दोस्तों कितनी बार है, 1 बार। तो ये इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को आपको रख लेना है गुणनखंड करके। इसके बाद दोस्तों ये यही बन गया है आपका, क्या बन गया कि यदि आपके पास नंबर हैं और इस फॉर्मेट में यदि आपका क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था p + 1 होता है, q + 1 होता है और r + 1 होता है। तो यहाँ पर 4 है दोस्तों, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर 1 + 1, तो ये बन जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 पंचे 20। आपसे कहा गया है कि बताइए इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो आंसर आपका दोस्तों कितना निकल कर आया, 20 निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा पूरा बेसिक शॉर्ट तरीका था। लेकिन दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन में और भी ज़्यादा टाइम बचत करनी है तो आप टाइम को बचा सकते हैं। और टाइम को कहाँ से बचाएंगे, यहाँ से दोस्तों बचाएंगे आप। ये यदि आपको तरीका यदि आप थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो टाइम यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा और टाइम यहाँ से आप कम करके डायरेक्ट इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें, डायरेक्ट ये निकालने का प्रयास करें। जैसे अब मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूँ।
जैसे दोस्तों मैंने इसका आपको ऐसे गुणनखंड इसके करना है, ऐसे फैक्टर किए जाते हैं दोस्तों कि हम इसके गुणनखंड करें तो एक संख्या हमारी क्या हो, वर्ग में हो या क्यूब में हो, इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं इसको 16 से भाग देता हूं दोस्तों, तो 16 एकम 16, 8, 16 पंचे 80, ये बना 16 गुणे 15, और 16 को दोस्तों मैं लिख सकता हूं 2 की घाते 4, और 15 को लिख सकता हूं 3 गुणे 5। देखिए दोस्तों वही बना कि नहीं बन गया। तो हमने चीज़ों को कितनी जल्दी सॉर्ट किया, मतलब इसके ऐसे दो नंबर्स तोड़ लीजिए बड़े कि दोनों का गुणा करें तो 240 आए, और उसको फिर तुरंत सॉर्ट कर लीजिए। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घाते 4, 15 को 3 और 5, तो यही आपका बन जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक जोड़ना पड़ता है, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। डायरेक्ट आंसर दे दीजिए कि आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चीज़ें बहुत आसान हैं, ये क्वेश्चंस टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आता है तो आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। जैसे मैंने दोस्तों कहा 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। ये 500 दिया है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग जिससे नहीं बनता थोड़ा सा उनका बेसिक कमज़ोर है तो क्वेश्चंस को छोड़ना मत। आप ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ से आप 250, फिर 2 से काटा तो 125, फिर 5 से काटा तो 25, फिर 5 से काटा 5 और 5 से 5, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर दीजिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 125 जो को 500 होता है। अब 125 को लिख सकता हूँ 5 की घाते 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 की घाते 2। यही चीज यहाँ से निकल आएगी कि 2 है 2 टाइम्स और 5 है 3 टाइम्स, यही बनेगा 2 की घाते 2, 5 की घाते 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमें गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है तो आपको पता है कि उसी फॉर्मेट में करेंगे तो जो हमारी घात होती है उसमें से प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और आपस बीच में गुणे का साइन है तो गुणा कर देंगे। 3 और 1 4 गुणे 3 बराबर जो हमारा आंसर निकलेगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं 1-2 और क्वेश्चंस लेता हूं। आपको जब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जब तक बिल्कुल दिमाग में आपके सेट ना हो जाएं कि क्वेश्चंस को लगाना कैसे है, तो आप लोग उसको लगाते रहें। एक ऐसा आएगा कि आपसे ये क्वेश्चंस आसानी से बनने लगेंगे। अगला क्वेश्चंस दोस्तों मैं ले रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें। जैसे मैंने दोस्तों कहा 180 के सभी गुणनखंड की सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। इसमें कई टाइप के दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। आपको देखो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या से क्वेश्चंस पूछेंगे, गुणनखंडों की संख्या का योग से क्वेश्चन बनेंगे, सम गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, विषम गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और इनके योग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो दोस्तों इसमें इतने वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम हर वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे, आप बस वीडियो में बने रहें। दोस्तों 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो 180 के फैक्टर, अब इसको ऐसा तोड़िए तो आपको पता है दोस्तों इसको मैं तोड़ने के लिए क्या करूं, तो आपको यहाँ पर या तो आप ऐसा कर दीजिए 10 गुणे 18, आसान हो जाएगा। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, थोड़ा सा वो करने पे तरीका वो चेंज कीजिए आप लोग और थोड़ा नए तरीकों को यूज कीजिए ताकि आप एग्जाम में उन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर पाएँ, क्योंकि स्पीड का भी महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर पुनः बता दूँ, क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को कम टाइम में लगाना ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बनते हुए क्वेश्चन एग्जाम में छूटते हैं और वो इसलिए छूटते हैं क्योंकि आपकी स्पीड स्लो होती है। इसलिए स्पीड को आप तभी बढ़ेगी जब आपको तरीके पता होंगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पर 10 को मैं ले सकता हूँ दोस्तों 2 गुणे 5, 18 को ले सकता हूँ 9 दूनी 18 और 9 का मतलब 3 का वर्ग और 2 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर बना, 5 की घाते 1 बना, 3 की घाते 2, ये हमारा बढ़ गया।
कितनी आसानी से हमने उसको तोड़ लिया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम 180 के ऐसे फैक्टर निकालें। ठीक है दोस्तों, और नहीं आप ऐसे निकाल पा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस तरीके से लगाएंगे, अपने आप दिमाग में बातें आने लगेंगी कि कौन से नंबर से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अब दोस्तों वही तरीका बन गया हमारा कि यदि हमारा इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें यहाँ पर p+1 के फॉर्मेट में q+1 और r+1 के फॉर्मेट में रखना होता है। तो 2 और 1 3 गुणे 2, 2 और 1 3, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18 होता है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको गुणनखंडों से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उन टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये तो गुणनखंडों की संख्या से रिलेटेड चर्चाएं हुई कि हम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की योग कैसे निकाला जाता है, तो आइए उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे आपसे दोस्तों कहा गया कि 100 के गुणनखंड दिए गए हैं, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। क्या बताएं दोस्तों, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। अब इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो क्या किया जाता है, तो आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा, वही चीज मैंने कहा कि n कोई एक संख्या है और n के फैक्टर हैं a b c 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके, संख्या के a b c क्या है, गुणनखंड हैं। और कौन से गुणनखंड हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और इसमें यदि पावर वही है p और q और r के फॉर्मेट में पावर बनी हुई है और हमें इस योग बताना होता है, तो हमें इसको क्या करना होता है दोस्तों, a की घाते 0, a की घाते 1, इसी प्रकार हम जाएंगे कहाँ तक, a की घाते p तक। इसी प्रकार दोस्तों गुणे का साइन होगा, फिर हम दूसरे पर जाएंगे b के घाते 0, b के घाते 1, इसी प्रकार हम दोस्तों c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर डॉट डॉट और कहाँ तक, r तक। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट को हम बनाएंगे। आइए हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तो ठीक है, जैसे मैंने 100 कहा तो आपको 100 के सबसे पहले प्रोसेस वही करनी है क्वेश्चंस में, गुणनखंड निकालना, उसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। और 100 को मैं 2 पार्ट्स में विभाजित कर दूँ, 25 चौको 100 होता है। 25 को दोस्तों मैं ले सकता हूँ 5 का वर्ग और 4 को ले सकता हूँ दोस्तों 2 का वर्ग। आसान हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर योग बताना है, तो यदि आपसे संख्या पूछी जाती कि बताइए गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यदि आपसे पूछा जाता गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो आप डायरेक्ट आंसर होता कि 3 ये हुआ, 2 और 1 3 ये हुआ, आंसर 3 त्रिका 9 गुणनखंड होंगे। अब यदि आपसे पूछा गया कि जितने भी 100 के गुणनखंड होते हैं उन सभी का योग किया जाए तो कितना होगा, तो ऐसे निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम इसके अब निकालेंगे 100 के, यदि हम देसी तरीके से निकालते हैं, अपना देसी बिल्कुल ठोस, जो आपको क्या है बिल्कुल जो क्या होता है, देखिए दोस्तों 2 तरीके के लोग होते हैं जो कि एक हार्ड स्टडी करते हैं और हार्ड स्टडी, और एक जो करते हैं वो आपका क्या है, एक शॉर्ट स्टडी करते हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस भी होता है। मेहनत तो आपको करना ही है, लेकिन मेहनत ऐसी नहीं करनी है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो मेहनत काम नहीं आ रही है। मेहनत ऐसी कीजिए कि आप कम मेहनत पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फाइंड आउट कर सकें। मतलब टू द पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो कभी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आपको देखो चीज़ों तरीकों को समझना होगा, तरीके आपको आने चाहिए बहुत सारे, तब जाके आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे 25 लिखा मैंने, अब यहाँ पर 100 के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, 50 भी होता है, 100 भी होता है। अब आपसे पूछा गया योग बताइए, तो क्या आप इन सबको योग करते रहेंगे कि क्या सबका सम कितना होगा, ऐसे लगाएंगे क्या? मेहनत तो आप कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, पहले निकाला, फिर उसको जोड़ा, फिर उसका आंसर दिया, तो मेहनत तो यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन ये वाली मेहनत आपकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जो मेहनत थी आपकी, ये मेहनत इससे ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस का अक्ल इसमें आपने अच्छी लगाई और अक्ल के अकॉर्डिंग आपने आंसर इसका तुरंत दिया। ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता तो 9 होता। अब यदि हमें योग पूछा जाता है, योग निकालना है, तो वही फॉर्मेट, मतलब यदि ये है तो मैं 5 को कहाँ से लूँगा, 0 से लूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, जहाँ तक घात होगी, मतलब p तक, 2 तक। बात आ गई समझ में? गुणे का साइन है 2 को कहाँ तक, 0 से लूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, जितनी आपकी घात है।
ये बात आपको पूरी की पूरी बात समझ में मेरी आ गई होगी। अब दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था बेसिक तरीके से कि यदि किसी के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मान दोस्तों हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जिसको नहीं है पता तो नोट कर लीजिएगा, किसी भी नंबर्स के ऊपर पावर यदि 0 आती है तो उसका हमेशा मान दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। तो 5 के घाते 0 का मान 1 होगा, 5 का 5 होगा और 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25। यहाँ पर 2 का 0 का मान 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2 दूनी 4, 25 5 30 और 1 31 गुणे यहाँ पर 4 2 6 और 1 7 गुणा कर देंगे दोस्तों, 7 या 21 217 बना। यही आपका क्या होगा दोस्तों, 100 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी गुणनखंडों का योग होगा। इसको यदि आप हम योग करते हैं तो 150 और 30 180, 180 और 30 210, 210 और 7 217 ही बनेगा, जो कि हमारा यहाँ से भी आंसर 217 आ रहा है। तरीका अलग अलग है, आंसर आपका दोनों जगह सेम है। स्थाप को क्या है, मंजिल एक ही है लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। अब आपको उस मंजिल में जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करते हैं ये आपको डिपेंड करना है। लॉन्ग चूज करते हैं या शॉर्ट चूज करते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और उस पर हम विस्तार से चर्चा और करते हैं। इस टाइप के यदि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हम उन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे थोड़ा सा जल्दी लगा पाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस कहा गया है 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, 360 के सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, 360 के फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ लीजिए। मैं इसको ऐसा भी तोड़ सकता हूँ, 36 गुणे 10 आसान है। 10 को मैं तोड़ सकता हूँ दोस्तों 2 गुणे 5 के फॉर्मेट में, और 36 को मैं तोड़ सकता हूँ और इसको पुनः तोड़ लीजिए, तोड़ना 9 चौको 36, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर 36 को 6 गुणे 6 भी कर सकते हैं, फिर इसको 2 3 कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती है, यदि आधार बराबर होते हैं तो ये बन जाएगा 2 की घाते 3, यहाँ पर 5 की घाते 1 और 3 की घाते 2। ये हमारा बना गुणनखंड। इसके हमने फैक्टर कर लिए, ये बनेंगे। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, योग बताना है। और योग मैंने आपको दोस्तों बताया था, यदि इस फॉर्मेट में आता है आपका योग तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आप जाएंगे और a की घाते p तक जाएंगे, फिर इसी प्रकार गुणे में b के घाते 0 1 और डॉट डॉट b के घाते q तक जाएंगे, और फिर इसी प्रकार c, इस तरीके से हम जाएंगे। तो यहाँ पर 3 है तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घाते 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 3 तक जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों 5 के घाते 0, 5 के घाते 1 लिख देंगे, यहाँ पर 3 के घाते 0 और 3 के घाते 1 और 3 के घाते 2 तक है पावर, तो 2 तक जाएंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन किया करें। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, इसका मान 15 होगा। 5 एकम 5 और 1 ये 6 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 और 3 12, 12 और 1 ये 13 बना दोस्तों। यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90 गुणे 13। अब 13 नंबर 117 होता है दोस्तों, और 117 इंटू 0 ये बन जाएगा 1170। यही आपका क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंडों का योग निकलेगा, जो आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये 2 बातें समझ में आई होंगी कि हमें गुणनखंड कैसे निकालना होता है और गुणनखंडों का हमें योग कैसे निकालना होता है। दोनों बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी। मैं लास्ट में आपका से ये स्टार्ट टॉपिक वीडियो समाप्त होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा, और खुद जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हमसे ये हमारा टॉपिक आया समझ में और बनने भी लगा है। दोस्तों एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको पता चलते रहें और आप उन वीडियो का भरपूर फ़ायदा ले सकें, और आपके जो दोस्त हैं वो भी उस चीज़ को बेनिफिट ले पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। हम अभी तक हमने बात किया गुणनखंडों की संख्या, कोई भी हो, किसी में भी हो। अब हमें यदि सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अब हम सम गुणनखंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सम गुणनखंड की बात करते हैं, और इसके बाद हमें विषम गुणनखंड की बात करना है।
ओड नंबर और ये दोस्तों है इवन नंबर। इन दोनों पर हमें चर्चा करनी है। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताइए सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी या सम गुणनखंडों का योग कितना होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगा पाएंगे। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने का हम प्रयास करते हैं कि लगाना कैसे है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए 24 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप इसको कैसे लगा पाएंगे, इसको समझिएगा, थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए इसका क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि n यदि कुल गुणनखंड है, इसी फॉर्मेट में n यदि हमारी संख्या है, मान लीजिए n क्या है, हमारी संख्या है, और p q r दोस्तों क्या है, p q r उसके क्या है, गुणनखंड है। क्या है दोस्तों, p q r आपके गुणनखंड हैं और आपको a सम अभाज्य गुणनखंड है, a सम अभाज्य गुणनखंड है। जैसे यहाँ पर a b c ले लेंगे और a सम अभाज्य गुणनखंड है। क्या है दोस्तों, सम अभाज्य गुणनखंड है। और हमें b और c क्या है, b और c विषम अभाज्य गुणनखंड है, विषम अभाज्य गुणनखंड है। मतलब कि एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो सम गुणनखंड हो। यदि गुणनखंड सम का मतलब जैसे 2 है, 2 आपका क्या है, सम गुणनखंड है, और b और c विषम गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 2 के छोड़कर कोई भी नंबर होगा। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 में ही टूट जाएगा। तो 2 ही एक ऐसा है जो आपका सम अभाज्य गुणनखंड होता है। इसको छोड़कर ये भी b और c सभी क्या हो, विषम गुणनखंड हो, और हमें p q r क्या हो, घात में हो, p q r घात के फॉर्मेट में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें दोस्तों करने के लिए, यदि गुणनखंडों की हमें संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें दोस्तों यहाँ पर कि जो मान होगा, जो a अभाज्य गुणनखंड है, उसकी घातें हमें क्या रखनी होगी, उसकी वही पावर रखेंगे जो आपकी घात दी जाएगी। जैसे यहाँ पर a की घातें 2 है तो 2 ही होगी, मतलब a की घातें p है तो p ही होगी। और यहाँ पर जो अगले होंगे b की घातें जैसे q है, तो b की घातें जैसे इस फॉर्मेट में है मान लीजिए, तो यहाँ पर p ही होगा, यहाँ पर q+1 होगा, यहाँ पर r+1 होगा। ये फॉर्मेट बनेगा जो कि दोस्तों आपको पता है। ये उसमें क्या बनता था गुणनखंड में, वहां पर भी p+1 बनता था, लेकिन यदि हमें सम गुणनखंड यदि हमें निकालना है, तो सम गुणनखंड का जो फॉर्मेट बनता है वो इस फॉर्मेट पे बनता है। आइए क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन से आपको बातें ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी कि क्वेश्चंस हमें सम गुणनखंड के करने कैसे होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपसे कहा कि 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 24 के सम गुणनखंड की संख्या बताएं, फिर इससे रिलेटेड योग निकालेंगे। 24 के सम गुणनखंडों की यदि आपको संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम 24 के फैक्टर करेंगे, या फिर हम आपको देसी वही अपना देसी तरीके से यदि करना चाहें, तो हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। कितने हुए, 2 2 4 5 और 3 8 गुणनखंड हमारे बनते हैं किसके, 24 के। अब दोस्तों यहाँ पर यदि हम अपने बेसिक तरीके से लगाएं तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 3 24 और 8 3 24 को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले काटा 2 से, फिर काटा 2 से और फिर 2 से और फिर 3 से, तो ये बन जाएगा इसी फॉर्मेट में। अब दोस्तों आपको पता है सम गुणनखंड में मैंने बताया है कि जो भी आपकी a की घातें p है, यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनता है और a हमारी अभाज्य सम संख्या है, a हमारी अभाज्य सम संख्या है, तो उसको हमें दोस्तों क्या लेना है, p ही लेना है। और जो आगे होंगे घातें उसमें हमें क्या लेना है, q+1 r+1 के फॉर्मेट में लेना है। तो यहाँ पर घात 2, देखिए 2 क्या है, सम गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, तो उसका मान 1 वही लेना है, मतलब p की 3 जो घात है वही लेंगे। और यहाँ पर q+1, यहाँ पर घात 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1+1 बन जाएगा। और इसका आपस में दोस्तों गुणा करेंगे, 1 और 1 2, 2 तिया 6 बना दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्यों यह दोनों चीजें लिया, क्योंकि आपको समझाना चाहता हूं, आपसे पूछा गया है सम गुणनखंड,
इसका मतलब है कि सभी गुणनखंड नहीं लेना है आपको, जो सम संख्याएं होंगी और जो उस संख्या को काटेंगी उन्हीं को हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ऐसा नंबर है जो आपकी सम गुणनखंड नहीं है, हमने कैंसिल किया। 3 दोस्तों ऐसा नंबर है जो सम गुणनखंड नहीं है, कैंसिल किया। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 3 और 3 6 बन रहे हैं। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। सम गुणनखंड का मतलब क्या है, ऐसे गुणनखंड उस संख्या के ले रहे हैं जो सम में होनी चाहिए, विषम गुणनखंड उसके नहीं होने चाहिए। ठीक दोस्तों, आइए अब हम अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग उस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। मैंने आपसे कहा कि 360 ही ले लेता हूं मैं, 360 के सम गुणनखंड की संख्या बताएं। अब दोस्तों 360 वही प्रोसेस, इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम 36 गुणे 10। यहाँ पर 36 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 चौको 36, 9 चौको 36, 2 गुणे 5। मतलब ये हमारा बना 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 5 की घाते 1, ये बन गया। 3 3 का 9 तो 27, 3 3 का 9 और 5 गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा 360। ये हमने कैसे बना दिया, ये बना दिया इसके 9 गुणे 4, 36, 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, इसके 2 और 5। इतनी बात तो आप सभी से बनने लगी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 की घाते यदि 3 है हमारा, तो अब यहाँ पर 2 है क्या, सम संख्या है। और मैंने आपसे कहा था कि यदि हमारी a जो है यदि सम अभाज्य संख्या है, तो ये फॉर्मेट आप सभी याद रखिएगा। जब भी a हमारी सम अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में होती है और हमें सम गुणनखंडों की संख्या यदि हमें निकालनी पड़ जाती है, तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। सम संख्या की जो घात होती है वही रहती है, बकाया जो घात आगे होती हैं उनमें हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये बन जाएगा दोस्तों 2 + 1, और ये बन जाएगा 1 + 1, ये दोस्तों बन जाएगा 3 गुणे 2, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। ऐसे आपको बताना है 360 के जो सम गुणनखंड हो तो उसका मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पर इतना ही वीडियो आपको यहीं तक मैं आपको करा रहा हूँ। अभी जो बचा हुआ है हमारा विषम गुणनखंड और उससे रिलेटेड योग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप उस वीडियो में कराऊंगा। इसके 2 ही पार्ट्स बनने हैं। एक पार्ट में मैंने आपको बेसिक समझा दिया है कि एक्चुअली चीज़ों को निकालते कैसे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी विस्तार से बता दूंगा। आप बस वीडियो को देखते रहें।